हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्टोरी को चैप्टर 1 कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें कि कल चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो चैनल पर दिया जा चुका है। आज उसी कड़ी में अगला चैप्टर पार्ट 2 नहीं, वही चैप्टर पार्ट 2 जो है चैप्टर 1 का कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के पार्ट 2 को, और इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। औपनिवेशिक क्या होता है, ये प्रश्न है और इसी का विश्लेषण है। हमारे देश पर अंग्रेजों ने बहुत वर्षों तक 250 वर्षों तक शासन किया, तो किस प्रकार इस पर शासन किए, हमारे देश को जीते, कैसे उनके प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी, यही आज जो है इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। चलिए, लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। तो हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। क्या करता है? अभिलेख के माध्यम से। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। तो अभिलेख के द्वारा इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है ये, इसके बारे में देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा किस दशक में बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, 1920 के दशक में। अब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, तो जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। ये देखिए क्या है कोटेशन में, देखते हैं। गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट है, अभिलेख के रूप में किस प्रकार से कैसे रखा गया है, यही है इसमें। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट सन 1946 की बात है। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। बम्बई से क्या रिपोर्ट मिल रही थी, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची से क्या रिपोर्ट आ रही थी, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम से क्या आ रही थी, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। तो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 फाइल संख्या ये रहा था। इस तरह की रिपोर्टें जो हैं रखी गई थी अभिलेख के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। उन्हें खुसन बीसी के माहिर लिखते थे। उन्हें खुसन बीसी के माहिर लिखते थे। खुसन बीसी या सुलेखन बीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। तो खुसन बीसी की बात किया जाए या सुलेखन बीसी, तो ये क्या कौन थे, तो बहुत सुंदर ढंग से लिखने वाले लोग खुसन बीसी या सुलेखन बीस होते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, अब सर्वेक्षण भी उस समय होता था। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो जनगणना कितने सालों में होती थी, तो ध्यान में रखिए हर 10 साल में, हर 10 साल में जनगणना होती थी। चलिए, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है, तो रिकॉर्डों से क्या नहीं पता चलता है। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। ये देखिए, ये जो है ये मानचित्र, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स इम्प्रेशन द्वारा बनाई गई तस्वीर जो है ये है 1832। ध्यान से देखें, सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खासतौर से जोर देना चाहते हैं। ये देखिए, ये सर्वेक्षण के, चलिए आगे चलते हैं।
इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों को पता चलता है। यहाँ 1946 में भी पुलिस की एक पड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 की घटना थी। चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोही के ये देखिए 1857 के विद्रोही और उस समय की क्या चर्चाएं थीं। तस्वीरों को भी ध्यान से देखना चाहिए। उनमें से हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसी में हम अध्याय 5 में 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हम कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थयात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। तो यदि बात किया जाए तो इन अभिलेखों से किसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो आदिवासी और किसानों की, खदानों में काम करने वाले मजदूरों की, सड़कों पर जिंदगी गुजर करने वाले गरीबों की। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। अब दोस्तों, ये अब हमारा यहाँ से जो चैप्टर समाप्त होता है और हम कल जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर संख्या 2 कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक 6 to 12 कंप्लीट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शाम को जो वीडियो डाली जाती है वह वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो और आप बिना समय गंवाए आप एक मजबूत और बेहतरीन तैयारी करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और कमेंट भी करें। यदि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।